हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन। आज 20 से 21 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करके। यहाँ पे हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। कारण उन्होंने मैजनी गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे क्या थे? वे थे क्या थे नहीं, कौन थे? अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू थे। क्या है? मैजनी गैरिबॉल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो ये सटीक उत्तर इसका है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय ने इन महान हस्तियों की जीवनियां लिखी जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रेरित करना था। फिर अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी, वे कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और वहां भारतीय समुदाय के लिए काम किया। फिर केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी रहे। अतः ये सभी तथ्य लाला लाजपत राय की ओर इशारा करते हैं। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वुड डिस्पैच शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो देखते हैं पहला कथन क्या बोल रहा है। क्रय सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स एंड शुरू की गई। तो अनुदान व्यवस्था शुरू किया गया था वुड डिस्पैच में। फिर विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, तो ये भी किया गया था। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। यहाँ शिक्षा के सभी स्तरों पर, ठीक है, तो शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश नहीं की गई थी। यानी कि प्राथमिक स्तर पे भारत का जो क्षेत्रीय भाषा था उसी को प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन उन शिक्षाओं में अंग्रेजी का माध्यम लागू करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे केवल एक और दो कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्रय सहायता अनुदान व्यवस्था, तो चलिए ये हमने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। परंपरा और राज्य, यानी कि कुछ यहाँ परंपरा है और किस राज्य से संबंधित है बताना है। चपचार कुट त्योहार, तो क्या ये मिजोरम में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है। खोंग जॉम परवा गाथा गीत, खोंग जॉम परवा गाथा गीत, ये 2018 का क्वेश्चन है। ये मणिपुर में मनाया जाने वाला पर्व बोल सकते हैं। थांग टा नृत्य, ये सिक्किम में ना होकर मणिपुर में ही मनाया जाता है और एक प्रकार से ये मार्शल आर्ट कुछ है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ केवल एक और दो सही होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिजोरम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह झूम खेती के पूरा होने के बाद मनाया जाता है चापचरकुट मिजोरम में। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पे झूम खेती के पूरा होने के बाद। फिर एक खोंगजोम परवा गाथा गीत, ये मणिपुर में मनाया जाता है। करैया मणिपुर की एक पारंपरिक गाथा है जो एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में मणिपुर की वीरता की कहानी का वर्णन करता है। फिर थांगटा नृत्य, ये भी मणिपुर से रिलेटेड है। क्या है? एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। यह सिक्किम से संबंधित नहीं है। सिक्किम का प्रसिद्ध एक नृत्य है सिंगी छम, जिसे स्नो लॉयन डांस के नाम से भी जाना जाता है। फिर भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो त्यागराज त्यागी व्यक्ति, ठीक है, तो त्यागराज की अधिकांश कृतियां राम की स्तुति, राम की भक्ति से संबंधित है, ना कि क्या बोल सकते हैं, कृष्ण की। फिर त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या हो गया? सही। फिर है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, तो दोनों का क्या है, समय काल अलग था। ठीक है, ये 1400 से 1500 की ईस्वी के आसपास, 1700 से 1800 के आसपास के
होना चाहिए। अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए भक्ति गीत है। तो ये कथन सही है, यहाँ पे 2 और 4 सही है। तो त्यागराज भगवान राम के भक्त थे और उनकी अधिकांश रचनाएं मगर भगवान राम की स्तुति में है। फिर है त्यागराज ने अनेक नए रागों की सृजन किया, तो ये बात सही है। फिर है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे। अच्छा, तो ये 15वीं शताब्दी, ठीक है, और ये 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच इनका समय काल त्यागराज का रहा था, अन्नमाचार्य पहले, तो समकालीन नहीं होंगे। पर ये कथन सही है। अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी की स्तुति में कई कीर्तन लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। फिर संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किए गए? तो संथालों ने जो विद्रोह किया था वो शांत हो गया, तो अब यहाँ अंग्रेज जो था, औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों का जो शासन था, इन्हें मनाने के लिए, ठीक है, क्या उपाय किए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, तो सही था। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, मतलब किसी संथाल का जो भूमि था उसको गैर संथाल को नहीं दिया जा सकता था, ये गैर कानूनी बना दिया गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह 1855-56 के समय में हुआ था। डेट देखते जाना है, कभी कभी अरेंज करने के लिए आता है कि शांत होने के बाद औपनिवेशिक प्रशासन ने संथालों को शांत करने और भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए कई कदम उठाए, ठीक है। वही है पहला संथाल परगना। उनमें से 2 महत्वपूर्ण उपाय जो अभी वर्णन हुआ है। संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया जो संथालों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई थी। पर इसका उद्देश्य संथालों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार शासन करने में सक्षम बनाना था, ठीक है। फिर है कि यह नियम संथालों की भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि गैर संथाल लोग उनकी जमीन पर कब्जा ना कर सके। इससे संथालों को अपनी आजीविका और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद मिली, इसलिए दोनों कथन क्या है? सत्य है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। अच्छा, 19वीं शताब्दी में क्या बोल रहा है? आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय संख्या में तीव्र वृद्धि। तो महत्वपूर्ण कारक जो है भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, ये आर्थिक तौर पे मेनली देखना है, ठीक है। हमें भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, तो भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि नहीं किया गया था। अंग्रेज का मशीन के द्वारा जो बना हुआ सामान था सस्ता होता था, ठीक है, जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प यानी कि जो भी बोल सकते हैं भारत में छोटे छोटे लघु उद्योग वाले थे, उनका विकास नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने की संख्या में वृद्धि, तो ये भी कहेंगे उसी कारण से। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, नगरीय जनसंख्या तो बढ़ा तीव्र गति से, लेकिन आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, क्योंकि भारतीय का रीढ़ की हड्डी मेनली क्या होता था? कृषि ही था। उसका वाणिज्यीकरण कर दिया गया। वाणिज्यीकरण में क्या कर दिया गया? चाय उपजाना है, नील की खेती करना है, ठीक है, कपास ये सब उगाना है। तो ये जो मेन फसल था वो सब फसल भी उगाना कम हो गया। आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन के आर्थिक परिणामों में से एक महत्वपूर्ण परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को नकदी फसलें जैसे कपास, नील, चाय आदि उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनका उपयोग वे अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल में के रूप में कर सकते थे। और इससे भारतीय कृषि पारंपरिक खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर हस्तांतरित हो गई, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। बाकी कारण भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तिगुणों पर विचार कीजिए। शिल्प और किस राज्य की परंपरा है? पुथु पुथु कुकुल्ली, पुथु ककुल्ली पढ़ेंगे ना। सौर क्या ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है? तो ये पहला कथन सही है। फिर है सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र में है? नहीं, तो ये बिहार में है। फिर है उपाड़ा जामदानी साड़ी, तो ये कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में है। तो ये 2 कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या है? सही है।
तो ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पुथुकट्टाई क्षेत्र की एक विशेष प्रकार की शॉल है। इससे भौगोलिक संकेत टैग भी मिला हुआ है। सुजनी या कढ़ाई बिहार, सुजनी कढ़ाई बिहार राज्य की एक पारंपरिक कढ़ाई है। ये मुख्य रूप से मधुबनी जिले में की जाती है। फिर उपाड़ा जामदानी साड़ी, ये मेनली आंध्र प्रदेश, उपाड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उपाड़ा शहर की एक विशेष प्रकार की साड़ी है। फिर है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पन्नी पदार्थ, ठीक है, स्टेपल कमोडिटीज क्या था? तो इसका आंसर डायरेक्ट इसमें चलते हैं। कपास, रेशम, सोरा और अफीम मेनली क्या है, बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यातित किया जाता था। बाकी में कुछ कुछ ऑप्शन क्या है बंगाल से मिलेगा, बट सारे ऑप्शन क्या है, सही नहीं। तो क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पन्नी पदार्थ कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। कपास और रेशम की बात यदि किया जाए तो बंगाल अपनी उच्च गुणवत्ता वाले कपास और रेशम के लिए जाना जाता था, जो यूरोप में वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण थे। फिर सोरा, सॉल्ट पीटर, सोरा बारूद बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था और इसका उपयोग ब्रिटिश सेना द्वारा किया जाता था। फिर है अफीम, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का व्यापार करती थी और इसे चीन को निर्यात करती थी। करायन विकल्प सही नहीं है क्योंकि उनमें से कुछ वस्तु बंगाल से निर्यात तो की जाती थी, वे प्रमुख पन्नी पदार्थ नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो चंपारण सत्याग्रह मेनली किस कारण से हुआ था? कारण तो बहुत था, लेकिन अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था, ठीक है, ये बताना है। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। तो ये चंपारण से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह में मेनली क्या है, किसान ने भाग लिया था, इसलिए पहला ऑप्शन तो हटा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, आंदोलन में ये सब की भागीदारी तो बढ़ रहा था धीरे धीरे, बट चंपारण आंदोलन के लिए हमको देखना है तो ये भी गलत होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, और चंपारण सत्याग्रह क्या था, किसानों से संबंधित था, इसलिए इसको तो सही कर सकते हैं। रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, तो ये कारण क्या है, रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ये भी एक कारण चंपारण सत्याग्रह का हो सकता है। लेकिन अति महत्वपूर्ण पहलू, चाहे जो भी कारण हो, उसके कारण क्या है, किसान असंतुष्ट हो गए थे और क्या है, आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसलिए डी इसके लिए सटीक नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, यह था कि इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष शामिल किया। कर यह पहला अवसर था जब महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया और किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया, ठीक है। बाकी कथन वही है कि चंपारण सत्याग्रह में अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं की सहभागिता महत्वपूर्ण थी, लेकिन यह सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं था। यह पहलू आंदोलनों में भी देखा गया था। ये सब भी मान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे, बट मुख्य रूप से नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन भारत की दलित और आदिवासी समुदायों की, चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किसानों से संबंधित था। तो ये सब हमने बता ही दिया था। यहाँ देख सकते हैं रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसल की खेती में भारी गिरावट। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाना था, लेकिन इसका तत्कालिक परिणाम रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट नहीं था, ठीक है, तत्कालिक कर रहा हूं। इसलिए चंपारण सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने किसान असंतोष को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा और महात्मा गांधी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक? यहाँ पे एक टर्म है हिंदू मजदूर सभा, ठीक है। तो ये क्या है, अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम, जी मेहता, ये तीनों ने मिलकर क्या है, हिंदू मजदूर सभा को स्थापित किया था। तो 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक अशोक मेहता, टी.सी. रामानुजम और जी मेहता थे।
यह भारत में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण संगठन था जो उनके अधिकारों और कल्याण के लिए काम करता था। आगे भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे टर्म के बारे में पूछा जाता है जो उससे संबंधित हो। तो यहाँ स्थानकवासी जो है जैन मत से संबंधित है। ठीक है, और ये जहाँ तक है ये श्वेतांबर, ठीक है, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, तो श्वेतांबर का एक उपभाग होना चाहिए। तो स्थानकवासी जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते और धार्मिक अनुष्ठानों में सादगी पर जोर देते हैं। आगे देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानखा के निर्माण में सफेद संक्रमण का ध्यान देना है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा हो या खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर कुछ ही मात्रा में उपयोग हुआ था, लेकिन ज्यादा कहा जाए तो बलुआ पत्थर। इस कारण से पहला कथन क्या है? गलत है। ठीक है, फिर है कि लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इमामबाड़ा जो लखनऊ का बड़ा है या रूमी दरवाजा है, इसको बनाने के लिए लखनवी ईंट, ठीक है, और चूने के मिश्रण का प्रयोग किया गया था, ना कि लाल बलुआ पत्थर या संगमरमर का। इस कारण से दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा? गलत। यानी दोनों कथन यहाँ पे ऑप्शन और ही ना दो। यह कथन गलत है उल्बंध। चलिए वही चीज है यहाँ पे। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? फ्रांसवा वर्नियर तो नहीं, जाया बैप्टिस्ट टेवरनियर पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी इसके लिए सही है। बाकी ये दोनों इसके लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं। जया बैप्टिस्ट टेवरनियर एक फ्रांसीसी जौहरी और यात्री थी जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत की 6 बार यात्रा की। उन्होंने भारत के हीरो और हीरो की खदानों का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों को ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है, जो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुमूल्य है। ठीक है, फ्रांसवा वर्नियर की बात किया जाए तो ये भी एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का वर्णन किया, लेकिन उन्होंने हीरो और हीरो की खदानों पर इतना ध्यान नहीं दिया। जयां द थेवेनो भी एक फ्रांसीसी यात्री थे, लेकिन उन्होंने हीरो के बारे में टेवरनियर जितना विस्तृत विवरण नहीं दिया था। फिर बार्थेलेमी एक फ्रांसीसी पादरी थे जिन्होंने भारत की यात्रा की, लेकिन हीरे की खदान। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे ऐसी मान्यता है? यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है। अब लोकतीश्वर, बी है लोकेश्वर, सी है मैत्रेय और डी है पद्मपाणि। तो भावी बुद्ध का नाम जो है मैत्रेय को रिलेटेड किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में मैत्रेय को भविष्य के बुद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखने की चीज है। ठीक है, यानी मान्यता जो है वो याद रखना है। वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानता। जो भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और बुद्ध धर्म का प्रसार करेंगे, वे वर्तमान बुद्ध गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। अब लोकितेश्वर यह बुद्धिस्ट का करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है लोकेश्वर की बात, तो यह भी अवलोकितेश्वर का ही एक रूप है। फिर है पद्मपाणि, तो यह भी अवलोकितेश्वर का एक रूप है जिनके हाथ में कमल होता है। लॉर्ड ब्लेजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, सहायक संधि में क्या क्या प्रावधान था वो देखते हैं, और क्या नहीं हो सकता है वो हटाते हैं। ठीक है, लागू जो नहीं होता है उसी को चुनना है। फिर दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये बात सही है। सहायक संधि में पेज ने कुछ ऐसा ही चाल चला था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये बात भी सहायक संधि में था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना,
तो ऐसा कुछ बात क्या है सहायक संधि में नहीं था कि नियत आय कंपनी के लिए आय। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना एक चाल था सहायक संधि का। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्रय कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना सहायक संधि यानी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई व्यवस्था थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। तो सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखना होता था और उसका खर्च उठाना पड़ता था। और इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी को बिना अपने संसाधनों का उपयोग किए एक बड़ी सेना बनाए रखने में मदद मिलती थी। फिर भी देखते हैं, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। वेलेस्ली का मानना था कि सहायक संधि भारतीय रियासतों को फ्रांसीसी प्रभाव से बचाने और भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखने में मदद करेगी। ये क्या था, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो सहायक संधि के तहत भारतीय रियासतें अपनी विदेशी नीति और सैन्य मामलों के लिए ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो जाती थी, जिससे कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती थी। लेकिन सहायक संधि का उद्देश्य कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित करना था। फिर भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अच्छा, तो अंग्रेज के समय कुछ कॉलेज ये सब स्थापित हुए, तो किसने किया? पहला है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो ये जोनाथन डंकन कर अंग्रेजी होगा क्या है, ठीक है, उसने किया था। तो पहला कथन क्या है, गलत हो जाएगा। कलकत्ता का जो मदरसा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वारन हेस्टिंग्स ने किया था, तो ये दूसरा कथन क्या है, सही है। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज, ये आर्थर वेलेस्ली ना होकर लॉर्ड वेलेस्ली था, इस कारण से ये भी गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे केवल दो कथन क्या है, सही है, यानी दूसरा कथन केवल सही है। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। विलियम जोन्स एक प्रसिद्ध प्राच्यविद थे। यहाँ पे टर्म आया है प्राच्यविद, ठीक है। प्राच्यविद का मतलब होता है जो भारतीय मान्यता को, या फिर बोल सकते हैं पूरब और पश्चिम की बात किया जाता है तो पूरब वाला एरिया क्या कहलाता है, भारत का, यानी भारत के आसपास के एरिया में जो मान्यता था उसको मानने वाले। और उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एक हो जाएगा पाश्चात्य, तो पश्चिमी सभ्यता, फिर उसको बोलते हैं आंग्लविद। कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स, ये सही है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में वारन हेस्टिंग्स द्वारा मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो कह सकते हैं ये भी वारन हेस्टिंग भी एक तरह से क्या था, प्राच्यवाद, ठीक है, मतलब कि अपने तरफ के ज्ञान को लादना नहीं चाह रहा था, इधर वाले को ही लादना चाह रहा था। फिर है फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली, ये तो गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने के द्वारा की गई थी। तो इस ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देना था। आर्थर वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे। अच्छा, लेकिन वे इस कॉलेज के संस्थापक नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय संस्कृति ये सब के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में शिक्षा देने की बात किया जा रहा है। तो लॉर्ड वेलेस्ली को भी हम कह सकते हैं प्राच्यवादी थे या था, जो भी चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जोनाथन डंकन, वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेस्ली की बात किया जाए तो सभी प्राच्यविद कहलाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान शिक्षा के लिए था, तो ये कथन सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें भी अंग्रेजी शिक्षा से रिलेटेड कुछ प्रावधान था। प्राच्यविद और आंग्लविद का जो विवाद था, तो आंग्लविद उधर से हो जाएंगे पश्चिमी, यानी कि यूरोप वाले सोच रखने वाले, तो प्राच्यविद भारत बोल सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड सोच रखने वाले। तो ये तीनों जो है अंग्रेजी, ये विवाद के कारण थे अंग्रेजी,
की शिक्षा की नींव जो है भारत में पड़ा था। यहाँ पे तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही। कह रहा है इस एक्ट में भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष क्या है 1 लाख रुपए आवंटित किए थे। यह भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, कह रहा इस कमेटी का गठन शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। इसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर प्राच्यविद और आंग्लविद, कर यह विवाद इस बात पर था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। पारंपरिक भारतीय भाषाएं मानने वाले को प्राच्यविद या अंग्रेजी आंग्लविद, अंततः आंग्लविदों की जीत हुई और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसलिए 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद तीनों ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखने में महत्वपूर्ण कारक थे। 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा 1920 में कर लिया था। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य चल रहे असहयोग आंदोलन के प्रति समर्थन और स्वराज्य यानी स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम था। एनी बेसेंट और अन्य नेताओं ने होम रूल लीग की स्थापना की ताकि भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ाया जा सके, और इसी का नाम चेंज करके क्या हो गया, स्वराज्य सभा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये कब किया था? थोड़ा डेट देखते हैं, हमको डेट तो याद नहीं रहता है, ठीक है, कोशिश करते हैं। 1875 का है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो ये जो है 1858-59 में किया था, ठीक है। फिर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। ये तो डेट फिलहाल ध्यान नहीं है, तो ये 1882 होना चाहिए, ठीक है। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। ये कब था? 1863 के आसपास शायद। तो सबसे पहले डेट ये आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये सत्येंद्रनाथ पे है, 1863 था कि कुछ और था, ये देखना पड़ेगा। तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन 1858-59 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे 1863। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 में, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। तो इसका डेट बताना है, यानी क्या है, घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो ये डेट तो ध्यान में है कि ये क्या है, 1855 की 1955 में ये भारतीय स्टेट बैंक में चेंज हुआ, ठीक है। पहले क्या आज़ादी के पहले तक ये यही था, बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, और 1955 चेंज किया गया होगा। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो ये जो है 1953 में एयर इंडिया का, ठीक है, 1953 में। और भारत की किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार की बात है, तो ये 1957 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1957। आगे है कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, तो ये बना था 1961 में, क्योंकि 1961 तक ये पुर्तगाली का क्या था, बोल सकते हैं, उपनिवेश बना हुआ था। पुर्तगाल छोड़ के इसको गया 1961 में, तो फिर भारत के हाथ में ये आया। तो इसको यदि हम घटनाओं के क्रम में सजाने की कोशिश यदि हम करते हैं, तो सबसे कम किस पे आ रहा है? 1953 हमने एयर इंडिया को रखा है, तो 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है।
फिर है 55 तो 2 आएगा, तो 3 2 ये इसमें आ रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि एयर इंडिया 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया, 55 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार जो बनी 1957 में, और 61 में गोवा स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट वही है। कह सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, तो यह किशनगढ़ शैली का माना जाता है और किशनगढ़ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसे निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। ठीक है, तो बनी ठनी को चित्रित करने वाले आपको पीसीएस में वन लाइनर क्वेश्चन में ये मदद कर सकता है। ये भी क्वेश्चन तो वन लाइनर ही था, निहाल चंद्र ने चित्रित किया था, और यह राधा के रूप में एक महिला का चित्रण है। किशनगढ़ शैली 18वीं शताब्दी में राजस्थान के किशनगढ़ में विकसित हुई थी, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, बनी ठनी, और ये राधा के रूप में महिला का एक चित्रण है। तो इस प्रकार से आज हमने हिस्ट्री का 21 क्वेश्चन देख लिया, मतलब 2018 का जितना क्वेश्चन था लगभग, का क्वेश्चन छुटा होता अलग बात हो, आज हमने देख लिया। ठीक है, तो कल मिलते हैं PSIR की 20 से 21 क्वेश्चन, चाहे जो मेनली तो 20 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, ये क्वेश्चन छूट जाता है इसलिए आज एक्स्ट्रा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल PSIR के टॉपिक के साथ। ठीक है।